जियोग्राफिकल डिस्कवरीज और कॉलोनाइजेशन, इसको समझने की कोशिश करते हैं. इसको एज ऑफ एक्सप्लोरेशन करके मैंने रखा है. सो आई एम कॉलिंग इट दिस, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन. सो व्हाट्स हैपनिंग नाउ. हमने ट्रेड और सिटीज़ की ग्रोथ के बारे में ऑलरेडी बात की है पिछले सेशंस में. ट्रेड बढ़ रहा है, सिटीज़ बढ़ रही है, फ्यूडल ऑर्डर टूट रहा है. और ये बैकग्राउंड में हमने देखा रेनेसांस, हमने देखा नया इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ये सारी चीज़ें हो रही हैं. इसके बाद ये जो ये ट्रेड है ना विद द ईस्ट, हमारी बुक कह रही है कि इट वाज कंट्रोल्ड बाय वेनिशियंस. वेनिशियंस हो गया वेनिस के लोग, ये इटली वाले लोग कर रहे हैं इस पे कंट्रोल. हमने इटली के बारे में बात की है. अगेन मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. if you know where is Italy, where is Venice, तो these things would make more sense to you. तो Venetians का कब्जा है. It is on, it's a coastal thing that's happening. तो now there is this desire to share in this trade. पहले पुर्तगाल में ये चाहत उठती है, फिर स्पेन में. अब ये भी नहीं पता आपको कहाँ पे है. हाँ, ये बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम, ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सट्रीम पे आएगा यूरोप के, पुर्तगाल और फ्रांस, अंदलूसिया जिसको कहते थे. और बाद में फिर इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड. और 15th सेंचुरी ऑनवर्ड दिस वुड लीड टू ग्रेट जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, इंपॉर्टेंट चेंजेस विद इन यूरोप, और नए इंटरनेशनल डायनामिक्स एमर्ज होंगे इस टाइम में. अब इसको ज़रा समझिए, इसको ज़रा नोटिस करें. ये इन्होंने इसका एक रीज़न बोला, लेकिन एक और रीज़न भी है जो इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है. वो रीज़न है, but we can understand other reasons of why this is happening. Now trade इस टाइम के लिए ट्रेड होगा किनके साथ? Who are the most important people to trade with? It's the Indians. India is the big thing during this time. And what else is a big thing? China is a big thing. Not that big. India is bigger. What else is big? Southeast Asia. Southeast Asia is India comparable. Maybe in some matters better than India as well as a trading point. अब इसके साथ ट्रेड करना है, ठीक. थिंक अबाउट इट. यूरोप को इसके साथ ट्रेड करना है. बीच में क्या आता है? बीच में आता है बिग फैट एलिफेंट कॉल्ड मुस्लिम वर्ल्ड. ठीक, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं? बैड. सो यू वांट टू फाइंड ऑल्टरनेट रूट्स टू इंडिया. ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट यू वांट टू डू. अब आप कहाँ से जा सकते हैं? यू कैन गो थ्रू where later Suez Canal came into being, Middle East, मेडिटेरेनियन से होते आप रेड सी में जाएं, रेड सी से आगे निकल जाएं. लेकिन नहीं हो सकता. क्यों? मुस्लिम्स का कब्जा. नहीं हो सकता का मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम्स इनको जाने नहीं देंगे बीच में? नहीं, यू वुड हैव टू पे देम ट्रिब्यूट और टैक्सेस, जो आपके लिए कॉस्ट उसको बढ़ाएगा. तो फ़ायदा नहीं है आपके लिए. ये मसला है. दैट इज़ व्हाट इट मीन्स टू हैव मुस्लिम्स इन द मिडल. अदरवाइज तो आगे हिंदू है, वो भी कौन से रिश्तेदार है, वो भी अलग सिविलाइजेशन है. लेकिन आप उन्हीं के साथ ट्रेड कर रहे. बीच में थर्ड मैन को निकालना है. एंड व्हेन यूर ट्रेड इज डिपेंडेंट ऑन थर्ड पर्सन, ही और शी होल्ड्स दैट कंट्री होल्ड्स काइंड ऑफ आपकी गर्दन उसके हाथ में है. नाउ थिंक ऑफ, से फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ बांग्लादेश, चाइना बीइंग देयर. Now China would have direct eyes on Siliguri corridor. Chicken's neck कहते हैं उसको. If China has that very vulnerable position for India, Northeast को control करना very difficult. That's why these Chinese incursions in Doklam etc. are very important for India. बड़ा important है. सियाचिन पे कब्जा करना very important for India because एक साइड से चाइना, दूसरे साइड से पाकिस्तान. तो यहाँ पे the Muslims are there. Now you can go on land से, land route होकर आप जा सकते हैं. land route होकर आप यरूशलेम से या फिर दमिश्क से फिर land route यूज़ करके, या तो आप जो पुराना सिल्क रूट होता था, या फिर मैरी टाइम पर्शियन गल्फ होकर जाएंगे. लेकिन उन दोनों रास्तों पे भी मुस्लिम्स का कब्जा. फिर आपके पास आखिरी रूट बटा बाल्कन से होते हुए फिर कॉकेसिस में. और दिस इज़ माई वे ऑफ शोइंग यू दैट आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. बाल्कन से कॉकेसिस,
कॉकेसस से आगे जाएंगे कि और फिर उसके बाद आगे आप उज़्बेकिस्तान एट्सेट्रा ये वाली जगह, सेंट्रल एशिया, एंड देन यू कम साउथ और यू डील विद चाइना. और दिस कैन ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू दिस समंदर के रास्ते से, बॉस्पोरस स्ट्रेट होते हुए ब्लैक सी, फिर आगे जाकर कैस्पियन सी, एंड देन बट व्हाट हैज़ हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम, इस पे भी मुसलमानों का कब्जा है, ऑटोमन्स का कब्जा हो चुका है इस वाले एरिया पे. तो आपके पास कोई तरीका नहीं है, यू हैव टू गो थ्रू दीज लैंड. सो दैट इज़ वन मोर रीज़न, and probably the bigger reason than what our book says, that why Europeans had to look for alternate routes to India, and in India Southeast Asia as well, because इंडिया को अगर आपको इंडिया के लिए रास्ता पता चल गया, साउथ ईस्ट एशिया के लिए भी रास्ता आपको पता चल गया, and that is one of the bigger reasons. So until the later part of 15th century का मतलब हुआ 1400s, दुनिया का मेजॉरिटी तो नहीं कहेंगे, बट अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज अननोन टू द पीपल. Existence of Americas, Australia, New Zealand, large parts of Africa, Asia were not known to people outside these areas. Atlantic Ocean बहुत बड़ा ocean, it remained uncharted. बहुत बड़ा समंदर है. एक साइड इसके अमेरिकाज आते हैं, दूसरे साइड यूरोप और अफ्रीका आता है, और इसको क्रॉस करना ये भी पीपल हैड नॉट थॉट अबाउट इट. एंड नॉट जस्ट दैट, ये कि इसके बाद कोई बड़ा लैंड मास होगा ये भी नहीं था, ये कोई ऐसे सोच नहीं रहा था ऐसा. अब इसमें भी देयर आर मॉडर्न एविडेंसेस कमिंग थोड़ी सी, जिन्होंने इन चीज़ों को क्वेश्चंस इन चीज़ों पे उठाए हैं. जैसे देयर आर reasons to believe of Chinese presence on the other side of America, Pacific होते हुए. But these are new things. जब वो history बनेंगे तो that might take time. अभी these are new things happening. So just wanted to tell you that there are alternate views of looking at it. And then it was not known that आप circumnavigate भी कर सकते हैं. You can sail around अफ्रीका फॉर एग्जाम्पल, ये भी नहीं पता था, एंड देन रीच इंडिया, ये नहीं पता था लोगों को. ये सारी चीज़ें करेंगे. अभी तक काफ़ी सारे लोग दे हैड कम टू बिलीव दैट अर्थ वाज स्फेरिकल, लेकिन वो जो आपके दिमाग में बिलीव्स होते हैं उनसे निकलना ईजी नहीं होता है. जैसे वी नो फॉर सर्टन, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर को पकड़ेंगे बाय आवर हैंड, and we are completely insulated on other sides, we are not touching anything else, then it should not give us a shock, even if it's a live wire. But who would try it? उससे निकलना बड़ा मुश्किल है, डर लगता है तब भी. तो यहाँ सदियों से लोग सोच रहे हैं कि समंदर के बाद कुछ नहीं है, एंड इफ़ यू गो टू वन एक्सट्रीम यू माइट फॉल ऑन द अदर साइड, आप गिर जाओगे, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ. तो नॉट मेनी पीपल आर स्टिल विलिंग टू ट्रैवल नो. एंड देन टेक्नोलॉजी एज वेल. देखिए, आप जब भी कहीं पे होते हैं ना, आप डायरेक्शन को महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ अदर थिंग्स. समंदर के बीचों बीच नहीं है पॉसिबल, आपको डायरेक्शन का कोई अंदाज़ा ही नहीं होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. दैट इज़ वन इशू इन इट सेल्फ. दैट्स वाई यू वॉन्ट टू रिमेन नियर लैंड, बिकॉज लैंड वुड गिव यू सेंस ऑफ अलाइनमेंट. देयर आर अदर इश्यूज एज वेल. कश्तियाँ लकड़ी की बनी है, लकड़ी और पानी का रिलेशन बहुत खूबसूरत नहीं है, तो लकड़ियाँ कुछ टाइम के बाद पानी में रहेंगी, धीरे धीरे ख़राब हो जाएंगी. सो देयर इज़ अ लाइफ ए शिप हैज़. अब समंदर में आप जा रहे हैं, मे बी इट इज़ लाइक 30 ईयर्स का सफ़र, मे बी इट इज़ 50 ईयर्स का सफ़र, हु नोज़. शिप के रिपेयर्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें. अब ये 5 साल का सफ़र है, 2 साल का सफ़र, 2 साल का खाना भी तो लेना है. तो वो शिप का वो सफ़र को ही खुद में इकोनॉमिकल नहीं बनाएगा कि शिप में आप माल भर के जाएंगे या खाना भर के जाएंगे अपने लिए. देन डिजीज़, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, देन पायरेसी, ये सब चीज़ें मिला जुला के आर नॉट मेकिंग लंबे सफ़र को अट्रैक्टिव. तो ओनली रीज़न ये नहीं है कि लोगों को लगता था कि उस साइड कुछ नहीं होगा, ये बाकी टेक्नोलॉजिकल रीजंस भी हैं.
इसका मतलब क्या हुआ तब? इसका मतलब ये भी हुआ तब कि इन केस ऑल ऑफ ए सडन पीपल आर डूइंग इट, दैट मीन्स दीज हर्डल्स हैव बीन ओवरकम. अच्छा, इसका मतलब ये भी हुआ, ये जो मैंने आपको बोला शिप के रिपेयर्स एक्सेट्रा, बीमार, खाना, इसका मतलब ये भी हुआ कि आपकी ट्रैवलिंग्स लैंड के नज़दीक होंगी. यू डोंट वांट टू गो फार अवे फ्रॉम समंदर, इसीलिए रूट्स जो होते थे वो नज़दीक होते थे ज़मीन के. थोड़ा सा 50 किलोमीटर दूर गए और चल रहे हैं फिर सीधे, फिर वापस आ गए ज़मीन पे, ऐसे होते थे, वेरी नियर टू द कोस्ट. नाउ the first great steps in exploration of the earth were taken by the sailors under the patronage of Portuguese and Spanish rulers. आपने कभी वंडर किया है साउथ अमेरिका में स्पेनिश क्यों बोलते हैं लोग? पोर्टोरिको, ठीक, क्यों बोलते हैं स्पेनिश? क्योंकि स्पेनियार्ड्स पहुंचे थे वहां, उनका कब्जा था वहां पे बहुत टाइम तक, स्पेनिश लोगों का. तो इनिशियल मोटिव वाज टू फाइंड ए सी रूट टू द ईस्ट, ये मैंने आपको पहले ही बोला. और जो ल्यूक्रेटिव ट्रेड इस डायरेक्शन में हो रहा था, इस पे इसका एक हिस्सा अपने हिस्से में लेना. आपको पता है हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ज़िंदगी में जब कोई चीज़ बुरी हो आपके साथ, उसमें भी शुक्र करने की 3 वजहें हो सकती हैं. और फिर वो जब वो वजह कहते हैं कि जब he says one of them is that it could have been worse, जो भी हुआ है उससे बुरा भी हो सकता था आपके साथ, so शुक्र अल्लाह का. और it is in this world, it's not in the hereafter, शुक्र अल्लाह का. And then third, कि it is in the matters of world, not in the matters of religion, शुक्र अल्लाह का. ये मुझे किस बात पे याद आया? मुझे इस बात पे याद आया, शुक्र अल्लाह का, कि ब्रिटिशर्स का कब्जा था हिंदुस्तान पे. अब वो बहुत बुरा था. It was very bad. They killed millions in Bengal. Millions of people they killed in Bengal. Really bad. I mean, it's heart-wrenching what they did to Bengal. And others. Like, they were ruthless with Indians. They were very bad. So, but when you see what Spaniards did to their people in South America, you are like, Shukr Allah ka. Spaniards just khatam kar diya us jagah ko. It's heart-wrenching. It's something बड़ा बुरा है वो. एंड देयर आर, ये चीज़ें जब आप मूवीज़ वगैरह देखोगे ना, तो these things are going to help you understand what's happening in the movies, because these themes are recurring. ये themes होती है मूवीज़ में और लोगों को पता ही नहीं होता है. अगर आपने मूवी देखी होगी एवेंजर्स का, जब वो आखिरी वाला पार्ट आया था जिसमें आयरन मैन किल्स हिमसेल्फ, बट ऑल ऑफ अ सडन दैट सुसाइड बॉम्बिंग इज़ गुड. कोई बात नहीं, ठीक है. क्या नाम है उस मूवी का? कुछ एंड गेम. फिर उसके बाद आई थी एक मूवी कुछ इटर्नल्स करके. यस, इटर्नल्स. नाउ इटर्नल्स आर लिविंग इटर्नली. उसमें से एक होता है जो बड़ा वो गुस्से में होता है एंड ऑल, ही इज़ लाइक फेड अप ऑफ विद ह्यूमंस, एंड यू वुड सी कि ही लिव्स थ्रू स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. तो उसमें वो दिखाए गए हैं वो सीन्स कि स्पेनियार्ड्स जब कब्जा करते हैं साउथ अमेरिका, फिर वो दिखाते हैं कि उन्होंने कितना बुरा हाल किया था उस कंटिनेंट का उस टाइम में. अब उसमें एंटायरली स्पेनिश पीपल आर नॉट टू बी ब्लेम्ड. मतलब द ब्लेम इज देयर इवन बाय मिडिवल मोरालिटी. और काफ़ी सारी बातों पे ये बहस होती है ना कि यू कैन नॉट अप्लाई टुडेज स्टैंडर्ड्स ऑन दैट वर्ल्ड. जैसे फॉर एग्जांपल, when one country attacks another country on its international border, it's not a good thing to do, क्योंकि modern sensibilities. But if one king was attacking another king some 400-500 years, that's okay, because that's what kings do. उस टाइम पे ऐसा चलता था, ये नॉर्मल था. तब नहीं था, यूनाइटेड नेशंस नहीं बना था, चार्टर साइन नहीं हुए थे, तो दैट्स ओके. बट कुछ चीज़ों पे मिडिवल सेंसिबिलिटीज़ भी सेव नहीं करेंगी आपको, जिसमें मर्डर होगा, रेप होगा, ये सारी चीज़ें होंगी. दीज कैन नॉट बी पार्डन्ड एनी टाइम. चिल्ड्रन की मौत फॉर एग्जांपल, किलिंग चिल्ड्रन, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल. मिडिवल मॉरलिटी में भी ऐसा नहीं किया जाता था. तो देयर आर सर्टन थिंग्स जिसके लिए स्पेनियार्ड्स कैन नॉट बी, उस पर द ब्लेम इज ऑन दैम. बट you have to understand part of it is not because of their ill will, part of it is just because of nature of the act. वो ये कि we'll talk about it in some time. Let's leave that. Now there are certain things that are happening. This
compass, astrolabe, certain essential navigation instruments. These were with the people. Astronomical tables, art of mapping, all of these things were essential for sailing over long distances, and these are available now. And in fact, Muslims had drawn good maps of the world, तो वो भी अब थे लोगों के पास. तो now you see कि जो चीज़ें hurdles थी for traveling, those hurdles are no more. ठीक है? And then comes Bartholomew Diaz, and 1487 to 88 sailed across West Africa and crossed the Cape of Good Hope. This is the southernmost tip of Africa. ये South Africa में हुआ this particular thing. And 1492 में within 4-5 years of this Columbus's sailing, he wants to find India, finds America, निकले थे, जापान पहुंच गए, चीन. But and interestingly, he did not know this discovery. ये जो अमेरिका की डिस्कवरी उनने कर दी थी, ये उनको पता ही नहीं थी. He traveled to that place again 3 times, but he never knew that he is at a new place. फिर Vasco da Gama 1497, that means 7 years after Columbus, he finally discovered route to India. He landed in Calicut. I think Calicut is modern day Kozhikode, Calicut. So, but I'm not sure, so please cross check that. Calicut. Magellan बड़ी हस्ती है, 1520 के आसपास ये निकल पड़ते हैं. दैट मीन्स वास्को डी गामा के 20 साल बाद ये पहले शख्स बनते हैं टू फुली सरकम नेविगेट द वर्ल्ड. दैट मीन्स पूरा चक्कर करना अर्थ का. And his ships would cross Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, and reach with whatever survivors remained to Spain. But yet much of the world remained unexplored even after Magellan's travels. Parts of Africa, Australia. But these voyages in themselves gave us the confidence that we can do it. We can go and explore the world. ये possible है. ये मुमकिन है. And the geographical knowledge of the world also increases. And then following these discoveries, almost all areas of the world were for the first time brought in physical contact with each other. हो गया अब शुरू ग्लोबलाइजेशन. ये जो नई जियोग्राफिकल डिस्कवरीज थी, इनके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस थे पूरी दुनिया के लिए. ये जो सी रूट इंडिया की तरफ मिल गया यूरोपियंस को, इट लेड टू दिस एंड ऑफ मुस्लिम मोनोपोली भी एंड विनीशियन मोनोपोली भी. And this established the Portuguese monopoly over European trade. Portuguese फिर धीरे धीरे आपको पता ही है, ब्रिटिशर्स रिप्लेस करेंगे उनको, डच रिप्लेस करेंगे, फ्रेंच रिप्लेस करेंगे. ये सब हिंदुस्तान भी आए. इन सब का हिंदुस्तान के भी छोटे छोटे खितों पे कब्जा था. दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, गोवा, पुडुचेरी जिसको पहले पौंडीचेरी कहते थे. Then of course entire India was under Britishers, but these other Dutch etc. were also in India. And in fact, I think this place called Mumbai was gifted by one of the kings to another. Dutch शायद gifted it to the Britishers. Again, I'm not certain. मैं बड़ा भूल जाता हूँ. खैर, तो अब ये भी होने लगा. It then marks the beginning of colonization as well. Age of exploration marks the beginning of colonization. Colonization अफ्रीका की शुरू हो चुकी थी. अलबत्ता ये कन्फाइंड था टू द कोस्टल एरियाज. जहाँ से ट्रेड करते थे ना, ट्रेड का जो मेजर आइटम होता था ना, उसी से उस जगह का नाम होता था. आपने सुना होगा गोल्ड कोस्ट. उसको गोल्ड कोस्ट क्यों कहते हैं? गोल्ड ट्रेड हो रहा है. आइवरी कोस्ट, क्यों आइवरी कोस्ट कह रहे हैं? क्योंकि आइवरी ट्रेड हो रहा है. तो कितना इंटरेस्टिंग है दुनिया, है ना. कॉलोनाइजेशन अफ्रीका की शुरू हो गई एंड इट वाज कन्फाइंड टू दीज कोस्टल एरियाज फर्स्ट. अंदर कहाँ जाएंगे? जंगल ही जंगल है और बीमारी ही बीमारी है. रेन फॉरेस्ट एक्सेट्रा, बड़े बड़े मसाइल हैं यहाँ पे. लार्ज स्केल फुल फ्लेजेड अफ्रीकन कॉन्क्वेस्ट तो 19th सेंचुरी में आते आते हुआ. 19th सेंचुरी बोले तो 1800s. Americas में geographical discoveries were followed by a few decades of destruction of the local civilization. Oh my God, this is what I was talking about earlier. Incas और Aztecs जो थे, दोनों को तबाह बर्बाद कर दिया. किन्होंने? स्पेनियार्ड्स ने. फुल फ्लेजेड, फुल सेट ऑफ, एंड ऑल ऑफ ए सडन
दिस इज़ रिमार्केबल कि जस्ट मतलब वो ना दे जस्ट कम इन, वो होती है ना वो मिठाई एक खाते हैं जिसको मुंह में डालती है वो पिघल जाती है और ख़त्म हो जाती है, अफसोस मिठाई. That's exactly what's happening. These Spaniards are coming in touch with the Aztecs and boom, gone. नहीं है कोई Aztecs अब. ये उनका हाल हो, बड़ा बुरा हाल, vanishing total. So and this was not कि मतलब there are like these millions of Europeans and the Aztecs are like 500 600. No, it's like 500 600 Europeans and millions of Aztecs, and they are destroying them like right, left and center. Unthinkable. And they were hugely subjugated. यहाँ से यूरोपियंस ने प्लंडर किया गोल्ड एंड सिल्वर और एक्सप्लॉइट किए इनके माइंस एट्सेट्रा, and these supplies reached Europe. Now this is also very, how is colonialism different, and why don't we call, say for example, when the Mauryans controlled parts of south, we don't call that colonialism, right? When the Mughals controlled India, we don't call that colonialism. When the Arabs controlled Andalusia, we don't call that colonialism. Why? Because there is a fundamental difference between these two. Mughals were from Fargana. They were not sending Indian wealth to Fargana. इंडियन वेल्थ वो यहीं पे बर्बाद करनी है, ताजमहल बना के या कुछ और करना है, लेकिन यहीं पे स्पेंड हो रही है. कॉलोनियलिज्म में क्या होता है, द क्लासिक डेफिनेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म वुड बी देयर इज अ मदर स्टेट एंड देयर इज अ सैटेलाइट स्टेट, एंड सैटेलाइट स्टेट सर्व्स द मदर स्टेट. It serves the purposes of the mother state. And in modern colonialism, lot of people think colonialism has finished, but हमने क्या definition दी, serves the purpose of mother state. अब usually people think of economic purposes only, and because of which they think colonialism has ended. Now if this is colonialism, that economic purposes serve karna mother, then colonialism has by and large ended. But if we extend it further, that geopolitical or other purposes, then we may say colonialism in different forms continues. What do we call that colonialism? We call that neo-colonialism, new form of colonialism. So this is also happening, and these supplies are reaching to Europe, what did not used to happen earlier. And this also meant barbarians थे ये लोग, we have talked about that. They are now coming to know about new things, potatoes, tobacco, maize, and all of these things, sugar, coffee, cotton, and all of this was exploited by the Europeans. And one of the significant developments in the Americas by the Europeans was plantation system. ये एग्रीकल्चर का एक नया फॉर्म था जो इससे पहले हमने ज़्यादा नहीं देखा था, ये प्लांटेशन. अब ये क्या है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये कौन सी चिड़िया है, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ को पिन पॉइंट करके नहीं बताया जा सकता कि ये प्लांटेशन सिस्टम है. कुछ एक चीज़ों का मिल बांट के होना मेक्स ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर प्लांटेशन सिस्टम. स्केल वुड बी लार्ज. अब आपके एग्रीकल्चर का भी लार्ज हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन इट्स प्लांटेशन. बट यहाँ पे लगभग लार्ज ही होगा हमेशा. देन इट वुड बी ऑर्गेनाइज्ड, इट वुड बी मोनोकल्चर, एक कोई चीज़ वही उग रही है बार बार. इट वुड बी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड कैपिटल इंटेंसिव, लार्ज मशीनरीज एट्सेट्रा आर एट प्ले हियर. अगर आप लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी है, उसमें वो बहुत बड़े खेत होते हैं, मेज़ के खेत. सो दैट्स प्लांटेशन एग्रीकल्चर. Now compare that with, say for example, our backyard agriculture, हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर फॉर एग्जाम्पल. हिंदुस्तान का फार्मर छोटे लैंड पे काम करता है, यूएस का फार्मर बहुत, इट्स लाइक लैक्स ऑफ हेक्टेयर्स. प्रोडक्शन हिंदुस्तान में पर हेक्टेयर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू यूएस, लेकिन वहाँ पर फार्मर ज़्यादा प्रोडक्शन होगी. वहाँ पे एक फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है 1000 kg, हिंदुस्तान में एक फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है 100 kg. हिंदुस्तान में 1 बीघा ज़मीन कर रहा है 100 kg, 1000 kg, वहाँ पे कर रहा है 1 बीघा ज़मीन 1 kg. तो ये लगे हाथ वाला इंफॉर्मेशन ले लो, कोई बात नहीं. सो दीज प्लांटेशंस वर्कड यूजिंग स्लेव लेबर, एंड दिस वाज ड्रॉन पर्टिकुलरली फ्रॉम अफ्रीका. लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन भी थी और अफ्रीकन्स को भी इसमें
यूज़ किया गया, बड़ा यूज़ किया गया इसमें। और ये अफ्रीकन्स आएंगे कहाँ से? अमेरिका में थोड़ी है अफ्रीकन्स। या यू गॉट दैट राइट, अफ्रीका से आगे। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड इसी को कहते हैं। वाई वुड वी कॉल इट ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड? अफ्रीका और अमेरिका बीच में अटलांटिक ओशन है। ट्रांस अटलांटिक, अटलांटिक के आर पार। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, अटलांटिक के आर पार स्लेव ट्रेड। तो ये हो रहा है। एंड इट वॉज अ वेरी ब्रूटल सिस्टम दे बॉट टुगेदर। इंडिजिनस पॉपुलेशन अमेरिका की, जिनको अमेरिकन इंडियन ही कहते थे, दे वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ द सर्फ्स एट्सेट्रा। वही हाल हो गया इनका, बड़ा बुरा हाल है। एंड दे वर्कड ऑन द एस्टेट्स ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट्स एंड दीज प्लांटेशंस वर वर्कड बाय स्लेव्स। स्लेव ट्रेड 15th सेंचुरी में शुरू हो गया। पहले इंडिविजुअल मर्चेंट्स ने शुरू किया, फिर सेलर्स ने और पायरेट्स ने। बट बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी ये फुल फ्लेजेड कंपनी, स्लेव ओनिंग कंपनीज इसमें डील करती थी। जैसे इस वक्त है ना एप्पल कॉरपोरेशन, ऐसी कॉरपोरेशंस होती थी हु वुड डील विद स्लेव ट्रेड। एंड दे वर ऑफिशियली अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट्स इन यूरोपियन कंट्रीज। 300 साल तक पीपल ऑफ अफ्रीका दे वर हंटेड, first in the coastal areas and then in the interior, by these slave traders, their agents. They were captured, they were transported across Atlantic Ocean, they were sold to these plantations. Millions of Africans were captured and exported. This is horrific, and humans have not seen anything like this. We have seen a lot of bad things, humans, but this is alag hi level ka bad. And hundreds and thousands of people would die during these journeys because the conditions of ships would be unhygienic. You would take 100 people inside your ship and only like 5 or 4 people would reach the other end, and it was really very bad. And it's estimated that in the British colonies in the West Indies alone, more than 2 million slaves were imported. That's a huge number. It's a big number. And all of the prosperity of Europe rests on the plunder of rest of the world. These fertile lands of Europe and America, they were irrigated by the blood of Indians and Asians and Africans. ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये these are standing on the skeletons of these women and men. Horrendous, very bad, unparalleled and unthinkable. So, and this had great impact on the development of Europe. यूरोप ने इसी पे अपनी पूरी डेवलपमेंट की इमारत खड़ी की, बाकी कौमों के खून पे। ब्रिटेन ने हिंदुस्तान के खून पे। यूएस थोड़ा सा एक्सेप्शन है इसमें, यूएस इसमें काफ़ी हद की एक एक्सेप्शन है। तो बट ओवरऑल यूएस ने भी उसमें बड़ा फ़ायदा उठाया। यूएस ने भी वो बहती गंगा में हाथ धोया, खुद कॉलोनाइज नहीं किया ऐसे उस स्केल पे जिस स्केल पे बाकी ने किया, लेकिन फ़ायदा उस कॉलोनाइजेशन का उन्होंने जी भर के उठाया। वो पहले ही पूरा कॉलोनाइज्ड ही था, तो और क्या कॉलोनाइज करेंगे, जिस लैंड पे ही थे तो वो तो कॉलोनी ही थी। तो यूएस बाहर कहाँ निकलता? तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट इट। ये ब्रिटिशर्स थे बाय द वे, जो यूएस में सेटल हुए, दे वर ब्रिटिशर्स। वो भी एक फैसिनेटिंग स्टोरी है कि हाउ डिड दे सेटल देयर, एंड देन द नॉर्थ साउथ डिवाइड बिकॉज ऑफ द स्लेव एंड ऑल, देन अब्राहम लिंकन, देन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अमेरिकन सिविल वॉर, एंड देन द सिविल राइट्स मूवमेंट. American history is in itself a wonder to read. It's a beautiful thing to read. तो कब वो मौका मिलेगा जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें पढ़ेंगे, और हम उसको सेपरेटली भी किसी दिन बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, अल्लाह ताला की मर्जी रही तो. एंड दीज डेवलपमेंट्स, ऑल ऑफ दीज डेवलपमेंट्स, इंटरनेशनल ट्रेड एट्सेट्रा, व्हाट डज दिस मीन? द वर्ल्ड इज लैंग्विशिंग एंड यूरोप, वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका ये तरक्की कर रहे हैं. And we have said before that as a result of these geographic discoveries, the entire world for the first time became known to one another. For the first time तमाम दुनिया एक physical contact में आ गई और regular physical contact में आ गई. But you have seen this physical contact was accompanied by brutal exploitation of people of one part of the world by another. बड़ा बड़ा बुरा हाल था. Renaissance और Reformation से हमने ये discussion शुरू किया था. Let's sum it up. रिनेसांस और रिफॉर्मेशन ने इट सेट इनटू मोशन ए प्रोसेस जिसने पूरा रेवोल्यूशनाइज किया
European way of looking at religion, society, polity, culture. Everything is changing. And this process was product of a lot of things: socio-economic changes, emergence of towns and cities, formation of occupational guilds, development of seaborne trade, geographic discoveries. All of these worked in tandem to make this happen. रेनेसांस में हमने देखा मार्क द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमनिज्म, जहाँ पे शिफ्ट हुआ हमारा फोकस फ्रॉम अदर वर्ल्ड टू दिस वर्ल्ड, फ्रॉम वर्ल्ड टू ह्यूमन बॉडी. It was now considered, the human was considered as a thing of beauty, a thing of dignity, a thing of pleasure, and that's why you see a lot of nudity in this times, paintings, etc. And this outlook generated new writings. We saw that literature developed in a new way, art developed in a new way, architecture developed in a new way, sciences developed in a new way, and then we talked about how this led to final culmination. इसका था separation of church and state. That was secularism, humanism का end product था. And we talked about how the emphasis was on beauty and aesthetic standards, और उसमें भी क्या changes थे. And we then talked about promotion of secular ideas, rational thinking, and which led to the opening of the doors of modern science. We saw how there was a conflict between church and science, जिसमें finally science came triumphant. And then we saw that church authority diminished with time. उनकी recognition ज़रूरी नहीं थी. साइंस को भी इससे आज़ादी मिली, लोकल कौमों को आज़ादी मिल गई. हमने देखा इसी बीच एक नया प्लेयर आया मार्केट में, रेफर्मेशन, जिसने चर्च अथॉरिटी को 100% ही लगभग कन्फाइन कर दिया, अपने घर रहो. एंड दिस लेड टू इमर्जेंस ऑफ नेशनल चर्चेस. वी सॉ ऑल ऑफ दिस लेड टू काउंटर रिफॉर्मेशन इन द चर्च इटसेल्फ. एंड ऑल ऑफ दिस, इस सब में rise of nation states is taking place, and we saw nation states started doing explorations, which led to the world of imperialism and colonialism. Our discussion on emergence of modern world stops here. This book though goes on. हम जिस किताब से पढ़ रहे हैं ये आगे भी चलती है. इसका अगला चैप्टर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है. अगर आप उसका पहला पैराग्राफ ही पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हुई है. ये कहते हैं कि पिछले चैप्टर में आपने इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ी, लेकिन पिछले चैप्टर में इंडस्ट्रियल सोसाइटी है नहीं. दैट मीन्स दे हैव स्किप्ड एंटायर इंडस्ट्रियल सोसाइटी. इट मेक्स नो सेंस टू टॉक अबाउट पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी विदाउट टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. नाउ व्हाई एम आई नॉट गोइंग टू डू दैट? देयर आर अ फ्यू रीजन्स. वी पीपल आर मच मोर अवेयर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री. That's why we can skip it for a while for the sake of, because this is an introductory series. तो इंट्रोडक्टरी सीरीज में इतने डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत है नहीं. दैट्स पार्ट 1. पार्ट 2 इज़ इंडस्ट्रियल सोसाइटी को जब हम पढ़ेंगे, दैट इन इटसेल्फ इज़ अ 100 पार्ट सीरीज. उसको नहीं मुकम्मल किया जा सकता इतने जल्दी. सो दैट वी फिनिश एंटायर सोशल साइंसेस का इंट्रोडक्शन. इट इज़ फॉर दीज फ्यू रीजन्स एंड दीज 2 रीजन्स. 1, वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट. ये थोड़ा बहुत सबको पता होता है. वर्ल्ड वॉर कोई नहीं कहेगा कि ये एज़टेक्स और इनकाज ने लड़ा था आपस में, कोई नहीं कहेगा. हिटलर कहाँ का था? हिटलर एक अरेबियन मॉन्क था, कोई नहीं कहेगा ऐसा. थोड़ा सा हम अवेयर होते हैं कि इस टाइम पे हुआ क्या था, और इस टाइम में हैपनिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि हम इसको बहुत क्विकली कवर नहीं कर सकते. फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन it is advisable we skip that. We are going to talk about emergence of modern India now. Now from the world we are coming to our own backyard, and we would look at that inshallah in the upcoming sessions.